नमस्कार, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण, कॉजेज ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट 2 भाग 2 यानी कि तत्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के इस लेक्चर सीरीज में मैं इमीडिएट कॉज जो है उसके बारे में बात करूँगी। इसके पहले वाले वीडियो में यानी भाग 1 में हम लोग पढ़े थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दूरवर्ती कारण। तो जो भी आपको डिटेल्स देखने हैं दूरवर्ती कारण के, वो आप भाग 1 देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे तत्कालिक कारण। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा ब्रिटेन के खिलाफ किया गया था। अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए जो 13 उपनिवेश स्थापित किए गए थे। जब अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में 1492 में कोलंबस ने की थी, एक जिसे नई दुनिया नाम दिया गया। बाद में अमेरिगो वेस्पुसी ने उसका नाम अमेरिका रखा। तो वो अमेरिका शहर जो था, वो जो नई दुनिया की जो खोज की गई, नए देश की जो खोज की गई, वो उसकी अपनी कोई सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म वगैरह नहीं था। तो इसीलिए उस शांत और खनिज धन संपदा से परिपूर्ण उस जगह पर जाने के लिए यूरोपियन कंट्री जो थे काफ़ी उत्सुक थे, और वो उस जगह को खनिज संपदा से परिपूर्ण होना, वहाँ की भूमि को उर्वर होना, ये ऐसे आकर्षण थे जो यूरोपीय उपनिवेशों को अपनी तरफ खींच रहा था। तो बहुत सारे देश, जैसे ब्रिटेन के भी कई उपनिवेश वहाँ स्थापित हुए। फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इस तरह से यूरोप के भिन्न भिन्न देशों के कंपनियां जो है वहाँ पे स्थापित हुई, और धीरे धीरे ये अपने अपने तरीके से अपना व्यापार कर रहे थे। लेकिन ब्रिटेन ने इन पे अपने अधिकार और अपनी हुकूमत चलानी शुरू कर दी, और यहाँ के जो उपनिवेश थे वे इसी के विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण बना। अमेरिकी स्वतंत्रता के कारण के लिए जिम्मेवार था, ये सारी घटनाएं जो थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिम्मेवार थी। लेकिन तत्कालिक कारण, तो मैं एक बात बता दूं कि इतिहास में कोई भी घटना घटित हुई है तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जो वर्षों से लोगों के मन में दबा होता है, जो वो बस अवसर की बाट जो रहे होते हैं कि कब वो अवसर आए और उनके अंदर दबी हुई ज्वालामुखी जो है फट पड़े। यही हुआ। वर्षों से जो उनके मन में असंतोष, अव्यवस्था के प्रति उनका जो क्षोभ था, उनका क्रोध था, वो वर्षों से उनके मन में दबा हुआ था, जो विभिन्न स्रोतों के माध्यम से निकलकर बाहर आया, और जिससे ये प्रकट हुआ कि ये इसके ब्रिटेन के विरोधी हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल्स में चर्चा किया है भाग 1 में, यानी दूरवर्ती कारण में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दूरवर्ती कारण, यानी कि उस वीडियो को आप भाग 1 में देख सकते हैं। और आज जो तत्कालिक कारण, यानी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो तैयार है वर्षों से, बस उसमें कुछ ऐसी घटनाएं जो उस आग में घी का काम करे और एक ज्वालामुखी फट पड़े, वही काम हुआ तत्कालिक कारण में। हम उसकी चर्चा करेंगे, उन्हीं घटनाओं की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का भाग 2, तत्कालिक कारण यानी कि इमीडिएट कॉज। तो ये तत्कालिक घटना जो घटी वो जॉर्ज तृतीय के समय में। ये तो बात है कि 13 उपनिवेश जो है इंग्लैंड के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता थी, वो इंग्लैंड से अपने को मुक्त करना चाहते थे। तो उस समय इंग्लैंड का जो राजा था, शासक जो था, वो था जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय का शासनकाल जो था 760 to 8020 AD ईस्वी। तो इस तरह से जॉर्ज तृतीय ने इंग्लैंड में अपना व्यक्तिगत शासन स्थापित किया, और उसके बाद शीघ्र ही देश को एक भयंकर युद्ध में झोंक दिया। इस समय उसके भिन्न भिन्न प्रधानमंत्रियों ने अमेरिकी उपनिवेशों पर अनेक तरह के कानूनों को लादने का प्रयत्न किया। उनके इस प्रयत्न से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को अनिवार्य कर दिया। यानी कि जॉर्ज तृतीय जब गद्दी पर बैठा तो बहुत ही सेल्फिश, अयोग्य शासक था, जो बस अपने हित के बारे में ही सोचता रहता था। तो उसके बदले में
उसके समय तक पार्लियामेंट्री सिस्टम थी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में राजा नाम के लिए होता था और सारे कार्य जो होते थे प्रधानमंत्री करते थे। तो जॉर्ज तृतीय के काल के जो प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने जो इस तरह के डिसीजंस लिए जो उपनिवेशों के हित में नहीं था, तो उनके कार्यों की चर्चा करेंगे, जिससे पता लगेगा कि तत्कालिक कारण में, यानी कि उस स्वतंत्रता संग्राम में घी का काम किस तरह के निर्णयों ने घी का काम किया, उस आग में घी का काम किया जिससे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम फूट पड़ा। तो सबसे पहले जो भी उसके प्रधानमंत्री है, तो मैं कुछ प्रधानमंत्रियों का नाम बताऊंगी, जैसे कि ग्रैनविल था, रॉकिंघम था, बड़ा पिट, लॉर्ड नॉर्थ, और बड़े पिट के बदले में जो सब काम किया, जो भी निर्णय लिए, जो भी एक्ट लागू किया, वो था टाउनशेंड। तो उनके कार्यों की चर्चा करेंगे जो उपनिवेशों के विरोध में किए गए थे। चलिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण क्या थे? तत्कालिक कारण में ग्रेनविल के प्रमुख कार्य जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को अनिवार्य कर दिया। पहला ग्रेनविल ने कौन सा कार्य किया? एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना। एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना में आ जाता एक इस तरह कोर्ट स्थापित किया गया जिससे चोर बाजारी को रोका जा सके। जब प्रधानमंत्री बना ग्रेनविल, तो उसने तय किया कि जिस तरह से उपनिवेशों के व्यापार हो रहे हैं, उतने आय हो नहीं रहा है, उतना टैक्स आ नहीं रहा है सरकारी खजाने में। तो इसीलिए उसने एडमिरल्टी कोर्ट स्थापना की और उसके द्वारा मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया गया कि वह चोर बाजार के माल को पकड़ने के लिए लोगों के घरों की तलाशी लें। और ग्रेनविल के इस कार्य से क्या हुआ? उपनिवेशवासी काफ़ी क्रोधित हो गए कि क्यों कहीं ना कहीं उनके व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा था। ओके, दूसरी जो घटना थी, या ये कहे कि ग्रेनविल के द्वारा किया जो दूसरा कार्य था, वो था छोआ कानून। छोआ कानून होता क्या है? छोआ एक प्रकार का फ्रूट था, ड्राई फ्रूट का या फ्रूट का है जो भी। छोआ किशमिश का ही एक रूप होता है। तो उससे क्या होता है कि अनेक तरह के ड्रिंक्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो अमेरिकी उपनिवेशों के द्वारा जो छोआ मंगाया जा रहा था, वो फ्रांस से मंगाया जा रहा था, क्योंकि फ्रांसीसी द्वीप समूह में जो छोआ मिलता था वो इंग्लैंड ब्रिटिश द्वीप समूह की अपेक्षा बहुत सस्ता होता था। तो इसीलिए अमेरिकी उपनिवेश वहाँ से छोआ मंगाते थे। तो इस तरह से ग्रेनविल ने कानून पास किया, छोआ एक्ट लागू किया 1733 ईस्वी में, और उसने ये लागू कर दिया कि छोआ पे आयात पर बहुत अधिक चुंगी लगा दी। उसने इस कानून के द्वारा यह लागू किया कि छोआ जब आयात होता है, यानी बाहर से फ्रांस से जो अमेरिकी उपनिवेशों के पास आता है, तो उस पर उसकी चुंगी बढ़ा दी गई, आयात चुंगी बढ़ा दी गई। इससे तो आयात चुंगी बढ़ जाने का परिणाम तो यही हो सकता है कि वो छोआ जो सस्ते में वो लोग मंगाते थे, वो बहुत महंगा हो गया। यहाँ तक कि चुंगी वसूलने के लिए बंदरगाहों पर कर्मचारी भी नियुक्त कर दिए गए जो जहाज पर चढ़कर चुंगी वसूलना करते थे। उपनिवेशवासियों के इस तरह की व्यवस्था एवं प्रबंध से उपनिवेशवासी जो थे काफ़ी खिंच गए, यानी उन्हें काफ़ी क्रोध आ गया। अब हम देखते हैं ग्रेनविल के तीसरा कार्य क्या था जिसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ने में मदद किया। तीसरा काम था, इंग्लैंड ने सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस को परास्त कर उसके मिसिसिपी नदी के पूर्वी प्रदेश पर भी दखल किया। ओके, यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध जो 7 वर्षों तक चला, जो 1756 से 63 ईस्वी तक था। तो इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी और हार के बाद ब्रिटेन जो था, मिसिसिपी के पूर्व का जो प्रदेश था उसे आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर दिया। ऐसा क्यों किया? वो पूर्व का प्रदेश जो था वो पहले सप्तवर्षीय युद्ध के पहले तक उपनिवेश और ब्रिटेन दोनों अपना काम करते थे, दोनों को स्वतंत्रता था। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे, जब सप्तवर्षीय युद्ध के कारण बहुत सारे उपनिवेशवासी या वहाँ के लोग
अपने व्यापार को खो दिए या जो उनकी क्षति हुई तो वो जाकर वहाँ पर बसकर अपना कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते थे। लेकिन यहाँ क्या था, जब उसने ब्रिटेन ने उस जगह को आदिवासियों के लिए कर दिया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये डर था कि यदि आदिवासी उस उपनिवेशों के साथ मिलकर कोई विद्रोह कर दे तो उनके रोआ व्यापार यानी फर ट्रेड होता था, जो उपनिवेश ये आदिवासी जो थे फर बनाते थे जो उलेन के रूप में यूज किया जाता है, तो उन्हें धक्का लगेगा। तो इसीलिए उन्हें खुश करने के लिए या भविष्य में होने वाले विद्रोह को शांत करने या उन पे होने वाले खर्चों से बचने के लिए उसने उस जगह को आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर दिया, जिससे ग्रेनविल ने उपनिवेशों को पश्चिम की ओर बढ़ने से रोक दिया और ये उपनिवेशों के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टिकट अधिनियम। अब टिकट अधिनियम था क्या? ग्रेनविल के कार्य यहीं तक नहीं रुके। ग्रेनविल ने बस यहाँ तक ही निर्णय नहीं लिया, उसने एक काम और किया। वो किस तरह का काम था? वो स्टाम्प एक्ट लागू करना। वह स्टाम्प एक्ट के माध्यम से सरकारी खजाने को भरना चाहता था और ग्रेनविल जो था यह भी चाहता था कि यदि भविष्य में फ्रांसीसियों और आदिवासियों के जब आक्रमण होंगे ब्रिटेन पर तो वो उनका सामना कैसे करेगा। इनसे बचने के लिए वो चाहता था कि अमेरिकी उपनिवेशों में यानी अमेरिका में 10,000 सैनिकों की व्यवस्था की जाए और उनके खर्च आएगा उससे 1/3 भाग किससे लिया जाए? अमेरिकी उपनिवेशों से लिया जाए। इसकी पूर्ति के लिए उसने स्टाम्प एक्ट लागू किया, यानी कि वो उन पैसों को कैसे उगाही करेगा, यानी कैसे लेगा, यानी कि स्टाम्प एक्ट लागू किया। और इस एक्ट के तहत यह निर्णय लिया गया कि जितने भी अखबार, पुस्तिकाएं, कानूनी कागजात जो थे उसको वैध होने के लिए रसीदी टिकट लगाना आवश्यक कर दिया। यानी कि आप जो भी पेपर वर्क करते हो, क्यों ना कोई किताब निकलता है, अखबार निकलता है, मैगजीन निकलता है, तो उस पर आप जब तक स्टाम्प नहीं लगाओगे तब तक वो वैध नहीं रहेगा, यानी कि लीगल नहीं होगा। अब लोगों ने, अमेरिकी उपनिवेशों की जनता ने इसका विरोध किया। बोला कि भाई हम तो स्टाम्प एक्ट जो लगाया गया टैक्स उसको तो हम देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? उन लोगों ने कहा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो उसने देना से इनकार कर दिया। अब जब स्टाम्प एक्ट का इन्होंने विरोध किया तो उसके बाद आ गया कौन? उसके बाद आ गया रॉकिंघम प्रधानमंत्री बनकर। अब हम देखते हैं कि रॉकिंघम ने क्या किया। रॉकिंघम ने तो सबसे पहले स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया और उसने क्या किया? उसने उद्घोषणा अधिनियम लागू किया, यानी डिक्लेरेटरी एक्ट। डिक्लेरेटरी एक्ट लागू किया। इस एक्ट के बाद डिक्लेरेटरी एक्ट जो लागू किया, इस एक्ट में उसने क्या किया कि सबसे पहले स्टाम्प एक्ट को रद्द करने के बाद जो 9 उपनिवेश जो थे इसका जो विरोध कर रहे थे स्टाम्प एक्ट का, तो उसने तो उसे रद्द कर दिया। लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा उसने 1766 ईस्वी में उद्घोषणा अधिनियम पास करवाया। उद्घोषणा अधिनियम होता क्या है? उद्घोषणा अधिनियम होता है कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट को उपनिवेशों पर कर संबंधी एवं अन्य अधिनियमों को बनाने का अधिकार है। इस तरह के अधिकार का दावा करने का मतलब था उपनिवेशों की स्वतंत्रता पर ठेस लगाना, जो उपनिवेश बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो रॉकिंघम ने, यानी कि एक कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ओला पड़ना, यानी कि जब स्टाम्प एक्ट हटाया टैक्स कम करने के लिए, लेकिन तब तक उद्घोषणा एक्ट लागू कर दिया कि लो भाई मेरी मर्जी, जो चाहे हम लोग जो कुछ चाहे टैक्स वगैरह जो कुछ भी लगाना हो लगा सकते हैं, ये हमारे पास अधिकार है क्योंकि पार्लियामेंट ने ऐसा कह दिया है। चलिए, उसके बाद एक आयात चुंगी अधिनियम लागू हुई। बड़े पिट के प्रधानमंत्री, क्योंकि बड़ा पिट जब प्रधानमंत्री बना तो वो काफ़ी असहाय था, बीमार था, गठिया रोग से पीड़ित था, तो उसके बदले में उसका कोषाध्यक्ष टाउनसेंड जो था वो कार्य कर रहा था। और उसने क्या किया? टाउनसेंड ने
चाय, शीशा, कागज पर आयात चुंगी लगा दी। उसने बतलाया कि ये भीतरी नहीं बल्कि बाहरी कर है, जो मालों पर बंदरगाहों पर लाए जाने की वजह से लगाए जाते हैं। किंतु उपनिवेशवासियों को ऐसा लगा कि यह व्यवस्था उनके स्वायत्त शासन को समाप्त कर देगी। फलस्वरूप उन्होंने इसका विरोध किया। यानी कि उसने टाउनशेंड ने क्या किया, बोला कि बंदरगाहों पे जो चाय, शीशा और कागज आयात किए जाते हैं यानी मंगाए जाते हैं, उस पर टैक्स लगाना है, आयात चुंगी लगाना है। इसका भी उपनिवेशवासियों ने विरोध किया। इसके अलावा उस समय कुछ ऐसी घटनाएं, 3 प्रमुख घटनाएं घट गई जिसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को अनिवार्य कर दिया। वो घटनाएं कौन सी है? 1770 से 1773 के बीच 3 छोटी छोटी उत्तेजनात्मक घटनाएं घटी, जिससे उपनिवेशवासी और इंग्लैंड के बीच मनमुटाव बढ़ गया। पहला था बोस्टन शहर के नागरिक ब्रिटिश छावनियों पर हमला करने लगे। बोस्टन जो था वो बंदरगाह था, बड़ा बंदरगाह था जिससे उपनिवेशवासियों का व्यापार होता था। तो सबसे पहले वहाँ के लोगों ने बोस्टन छावनियों पर हमला करने लगे। अंग्रेज सिपाहियों ने दंगा करने वालों पर गोलियां दागनी शुरू की। बहुत थोड़े लोग मरे, लेकिन इस घटना से उपनिवेशवासियों को बहुत ही उत्तेजित हो गए। फिर दूसरी घटना घटी 1772 ईस्वी में। अमेरिका में चोर बाजारी को रोकने के लिए एक शाही अंग्रेजी जहाज भेजा गया। उपनिवेशवासियों ने इसे जला डाला। इसके उपलक्ष्य में सभी जगह खुशियां मनाई गई। इसे भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा मिला। एक तीसरी घटना घटी वो थी चाय कानून। ये चाय कानून क्या था? चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने के लिए अनुमति दे दी गई। ऐसा इसलिए किया गया जिससे कंपनी की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। चाय सस्ती होने के कारण उपनिवेशवासियों को भी लाभ हो, किंतु स्वतंत्रता संग्राम के उग्रपंथियों ने इसे ब्रिटिश सरकार की एक चाल समझी। अतः प्रदर्शन किए जाने लगे। जब बोस्टन बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज चाय लिए हुए पहुंचा तो कुछ लोगों ने वहां मूल निवासियों के वेश में जहाज में प्रवेश किया और 340 बक्सों को उसने पानी में फेंक दिया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। यानी जब चाय कानून के द्वारा सीधे भारत से अमेरिका चाय मंगाए जाने लगे तो और उसमें चाय सस्ती मिल सके, ऐसा इंग्लैंड ने इसलिए किया कि उसे चाय सस्ती मिल सके। लेकिन यहाँ तो इतने दिन से जब कहते हैं ना कि मुंह का जला मट्ठा फूक फूक के पीता है, जिस तरह से ब्रिटेन ने उपनिवेशवासियों के साथ व्यवहार किया था, जिस तरह के कानून द्वारा उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तो ये चाय सस्ते मिलने के बाद भी यहाँ लोगों को लगा, उपनिवेशवासियों को लगा कि कहीं ना कहीं कोई तो चाल है इसमें। तो उसने सबसे पहले बोस्टन बंदरगाह पर जब इतनी चाय की जहाज़ें आई तो उसमें वो लोग आम जनता यानी वहाँ के जो मूल निवासी थे, जिससे वो मजदूर का काम लेते थे, तो उन निवासियों के रूप में वो लोग उसमें घुस गए और उसमें जितने भी बक्से थे चाय के सबको पानी में डाल दिया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं, जिससे ब्रिटेन जो है काफ़ी उत्तेजित हो उठा और ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को यानी कि उपनिवेशवासियों को कंट्रोल करने के लिए अनेक तरीके के दमनकारी नीति को अपनाया। ये भी घटना थी। अब इस ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कार्य, जब ये घटना घट गई उसके साथ ब्रिटेन के साथ, तो उसने बहुत सारे ऐसे दमनकारी कार्य किए। यानी कि उपनिवेशवासियों को कंट्रोल करने के लिए, अमेरिकी उपनिवेशों के इस विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए उसने बहुत सारे ऐसे कानून पास किए। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कार्य। बोस्टन टी पार्टी वाली घटना ने इंग्लैंड में बड़ी सनसनी फैला दी। ठीक है, सरकार जो है सजग हो गई और ब्रिटिश संसद में उपनिवेशों में शांति स्थापित करने के लिए 5 दमनकारी कानून पास किए। अब 5 दमनकारी कौन सा ऐसा कानून था? पहला, बोस्टन बंदरगाह व्यापार के लिए बंद कर दिया गया। दूसरा, वहाँ काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए। मैसाचुसेट्स का राजनीतिक स्वराज, जो मैसाचुसेट्स जो था अमेरिकी उपनिवेशों में एक प्रमुख उपनिवेश था, उसके स्वराज ले लिए गए। गेज नामक एक सैनिक वहाँ गवर्नर नियुक्त किया गया। उनकी सहायता के लिए एक सेना भेजी गई।
एक आदेश निकलकर यह बतलाया गया कि बिना गवर्नर की अनुमति के लिए कोई आम सभा नहीं कर सकता है। मैसाचुसेट्स के राजनीतिक अधिकार ले लेने से जॉर्जिया को छोड़कर अन्य दूसरे उपनिवेशों ने मैसाचुसेट्स का पक्ष लिया। इन उपनिवेशों की एक सभा फिलाडेल्फिया में शहर में बैठी। इस कांग्रेस ने अधिकारों का एक घोषणा पत्र तैयार किया। अब इसने क्या किया, चलो भाई मैसाचुसेट्स में नहीं कर सकते हैं, उनके राजनीतिक अधिकार पर बहुत तरीके की बंदिशें लगा दी गई। तो इन्होंने तय किया कि उन्हें फिलाडेल्फिया में एक बैठक की जाए और इस बैठक में जो बैठक के प्रधान थे टॉमस जेफरसन, उन्होंने 4 जुलाई 1776 को उपनिवेश वासियों के समक्ष एक निर्णय लिया और एक घोषणा की। और घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि ये घोषणा सिर्फ लोगों के सामने नहीं बल्कि पूरे संसार के सामने उन्होंने ये घोषणा की कि आज से ये संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके संयुक्त उपनिवेश पूरी तरह से स्वतंत्र है। उनका ब्रिटेन के साथ किसी भी तरह का राजनीतिक संबंध या कोई राजनीतिक व्यापार वगैरह कुछ नहीं है। इस तरह से खुद को ये लोग स्वतंत्र हो गए। ये घटना उस तरह की है जब गांधी जी ने 1930 ईस्वी में लाहौर में अपनी स्वराज की घोषणा की थी, उसी तरह की ये घोषणा थी। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम के बौद्धिक कारण। अब स्वतंत्रता संग्राम के किसी भी स्वतंत्रता के कुछ बौद्धिक कारण भी होते हैं, यानी दार्शनिक कारण, यानी कि जो वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग रहते हैं, पढ़ा लिखा वर्ग होता है, वो अपने तरीके से लोगों को, आम जनता तक को संग्राम के लिए या अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें जागृत करता है या उन्हें उत्तेजित करता है। तो उन्हीं में से कुछ ऐसे भी थे जो उन्होंने ये लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। इस तरह से उपनिवेशवासी अपने आदम उत्साह और प्रतिभा से अपने को स्वतंत्र घोषित करने पर तुले हुए थे। तो हम देखेंगे किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में बुद्धिजीवी वर्ग का योगदान था। तो उसने अपने तरीके से उन्हें जागृत करने का प्रयास किया और वहाँ के उपनिवेशवासी जो थे अपने साहस और प्रतिभा के बल पे अपने को स्वतंत्र घोषित करने पर तुले हुए थे। अंग्रेजी सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए कई संस्थाएं स्थापित की गई। इन संस्थाओं में स्वाधीनता के पुत्र, सन्स ऑफ इंडिपेंडेंस एवं स्वाधीनता की पुत्रियां, डॉटर ऑफ इंडिपेंडेंस विशेष उल्लेखनीय है। इन जनप्रिय संस्थाओं ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध काफ़ी प्रचार किया, लोगों में बौद्धिक जागरण जागृत किया, जनसाधारण में स्वतंत्रता की भावना को उभारने का एवं जीवन को एक नव संदेश देने में सैमुअल एडम्स जो था सबसे प्रमुख व्यक्ति था और वह एक प्रैक्टिकल व्यक्ति भी था। तो इसके अलावा सैमुअल एडम्स जो था वो निम्न मध्यम वर्ग को जागृत करने का प्रयास किया, क्योंकि उच्च वर्ग जो था बस कुछ परिवर्तनों के साथ ही वो चाहता था कि बस जो भी ब्रिटेन के नियम कानून है, कायदे कानून है, उपनिवेश के प्रति उनका जो व्यवहार है उसमें बस कुछ परिवर्तन हो जाए। लेकिन वो आम जनता को जागृत करना चाहता था जिन्हें इस क्रांति की बहुत अधिक आवश्यकता थी। तो उन्हें भी जागृत करने का ये बहुत प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अनेक ऐसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं जो थी अनेक चरणों में घटित हुई। सबसे पहले बोस्टन टी पार्टी वाली घटना घटित हुई, वो तो आप जानते हैं। उसके बाद से बोस्टन टी पार्टी की जो घटना घटित हुई 1776 में, संग्राम की घोषणा के पहले युद्ध का केंद्र कौन था? बोस्टन शहर बना। ब्रिटेन के हाथ से बंकर हिल 1775 में निकल गया। बंकर हिल एक जगह था जो ब्रिटिश वासियों का मुख्य अड्डा था। वाशिंगटन पर संयुक्त आक्रमण असफल रहा। ब्रिटिश सेनापतियों बरेओ ने 1776 ईस्वी में सारटोगा में आत्मसमर्पण किया। अमेरिकनों की यह बड़ी विजय थी। जब
उसकी लड़ाई हुई तो उसमें 1777 में सारटोगा में आत्मसमर्पण जब बारियों ने किया, ब्रिटिश सेनापति था, तो ये एक सफलता थी अमेरिकन उपनिवेशों की। दूसरी घटना, इस बीच 1778 ईस्वी और 1779 ईस्वी में हॉलैंड, फ्रांस और स्पेन ने ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन 3000 मील की दूरी पर लड़ रहा था। स्पेन ने जिब्राल्टर, वेस्टइंडीज, मिनोरका पर धावा बोल दिया। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजी जहाज़ों को समुद्र में जाने से रोक दिया। अंग्रेजी सेना और सामान 1778 में अमेरिका नहीं भेजे जा सके। कर्नवालिस यॉर्कटाउन पहुंचा। वहां वह अंग्रेजी नौसेना की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु बदले में फ्रांसीसी नौसेनाई उससे विवश होकर 1781 में आत्मसमर्पण करना पड़ा। किसको? ब्रिटेन को। यानी कि इस घटना से आप समझेंगे कि किस तरह से प्राकृतिक रूप से कमज़ोर होने के कारण जिस तरह से अमेरिकी उपनिवेश जो थे प्राकृतिक रूप से घिरे हुए थे, तो उतनी मील दूरी तय करके आना ब्रिटेन के लिए असंभव था और इस कारण से कहीं ना कहीं उसकी सामुद्रिक शक्ति भी इसके सामने कमज़ोर पड़ रही थी, तो जिसके कारण उसकी हार हुई और उसे आत्मसमर्पण भी करना पड़ा। एक तीसरी घटना जो थी कि इन सब घटनाओं से इंग्लैंड की हालत बिगड़ती गई, उसे अब उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा। इसी समय सौभाग्यवश डोमिंग के बाहर बैटल ऑफ द सेंट्स में 1782 ईस्वी में अंग्रेजों को जल युद्ध में विजय मिली। जिब्राल्टर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, लेकिन मिनोरका उनके हाथ से निकल गया। मिनोरका एक उपनिवेश था जो उनके हाथ से निकला। चौथी घटना जो थी 1783 ईस्वी में वर्साई की संधि। इन सब घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं ब्रिटेन की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई और उपनिवेश उसके हाथों से निकलते जा रहे थे, तो उसके बाद से 1783 में वर्साई की संधि कर ली गई उपनिवेश और ब्रिटेन के बीच में, और इस तरह से अमेरिका के 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता मान ली गई। ब्रिटेन ने स्पेन को फ्लोरिडा और मिनोरका दे दिया। फ्रांस को टोबैगो, सेनेगल, सेंट लूसिया दे दिए गए। 1774 ईस्वी के क्यूबेक कानून द्वारा कनाडा में एक गवर्नर मनोनीत काउंसिल की व्यवस्था की गई। बहुत से भक्त अमेरिकन कनाडा चले गए। इस प्रकार अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण 13 उपनिवेश ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए और अमेरिका को स्वतंत्रता मिल गई। यानी कि ये कुछ ऐसे तो जो भी तैयारियां हुई, जो भी तत्कालिक कारणें थी जिससे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम घटित हुआ, तो जो भी घटनाएं घटित हुई अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, जो भी तत्कालिक कारण थे, उस घटनाओं के बाद जो घटनाएं घटी, यानी कि जब स्वतंत्र क्रांति फैल गई और क्रांति को विभिन्न स्टेपों में जो दिखाया गया है, जिसके बाद से ब्रिटेन जो है आत्मसमर्पण कर देता है और 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिल जाती है। इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता की घोषणा होती है और इसी के साथ अमेरिका जो है स्वतंत्र हो जाता है और वो विश्व का पहला स्वतंत्र और संवैधानिक देश बनने का अवसर उसे मिलता है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैं जल्द ही एक अमेरिका के इतिहास से एक नया टॉपिक यानी स्वतंत्रता संग्राम का ही, यानी कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम क्या था, उसको लेकर मैं आऊँगी। तो बस आप देखते रहे और हमें आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत ही जल्द और नए और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर और लेक्चर सीरीज हिस्ट्री का लेकर मैं आती रहूँगी। बस आप वेट करते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड लक।